आप Gulsad sir, you are not audible. Am I audible now? Yes sir, yes sir. Okay, thank you. The first one is all you have heard about cyber attack. ठीक है, वो बार बार कॉल कर रहे हैं सर, पता नहीं क्यों। तो साइबर अटैक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहले अगर हम बात करें साइबर अटैक की, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सबसे पहले समझना होगा कि सबसे पहले अगर हम साइबर सिक्योरिटी को समझ लें तो हम ये समझ पाएंगे कि इट इज साइबर अटैक कैसे होता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो साइबर अटैक इज अ मेजर इशू दैट वी आर यूजिंग कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स विद इंटरनेट्स एंड हेंस वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन साइबर स्पेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारी चीजें जो है, हमारा डेटा और बाकी चीजें, वो सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है। सर इंस्ट्रक्शन देते हैं कितने भी टीचर्स से मोबाइल वीडियो ऑन करना। there is a request to all of you that you have to switch on your videos. It is mandatory. So it is mandatory. Matter is being recorded and it will be observed by principal ma'am. Okay, so just switch on your camera. So the session is being recorded and it will be observed by the principal ma'am. So all of you have requested to do so. First term is what is cyber security. So as you can see on the screen, the cyber security refers to the body of technology that process and practices designed to protect networks, devices, programs, and data attacks. Basically, cyber security. So cyber security may also referred as information technology security, since we are living in cyberspace and we are providing many of informations of us on cyberspace. Okay, so it is mandatory or it is important that we should protect our data, we should protect our informations from others. So it cannot be used by in any means in unauthorized, right? So the cyber security is more important. Okay, why it is important? So since the internet has no boundary, basically आप ऐसे समझ लो कि आप यहाँ झारखंड में हो और कोई दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में आपके साथ जो है ऐसा आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर दे, है ना, फ्रॉड कर दे, और बाद में आप जो है उसको पकड़ नहीं सकते। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो है ना एक एरिया जो होता है ना, ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई आपके बगल का ही आदमी आपके साथ धोखेबाजी करके चला जाएगा या आपको फ्रॉड करके चला जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट। Okay, so it is very important that we all should know about the cyber security and implement some measure to protect our data. Okay, तो एक तो है कि ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन इसमें नहीं है। तो होता क्या है कि कई बार क्राइम्स जो है वो कहीं दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे स्टेट से या किसी दूसरे सिटी से, शहर से हो जाता है और आप उस तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट है। और साइबर सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा सेंध है वो सेंध है आपका हैकिंग। ठीक है, बेसिकली हैकिंग जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो डेटा है, बेसिकली आप जो नेटवर्क पे कंप्यूटर जब होता है, ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम चूंकि आज के दौर पे हमारा कंप्यूटर ऑलवेज नेटवर्क से जुड़ा होता है, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त इंटरनेट से जुड़े होते हैं, हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है, मोबाइल हमारा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ना। तो बेसिकली हम नेटवर्क पे, और बोल सकते हैं कि हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ समवन हु एक्सप्लोर्स मेथड फॉर ब्रीचिंग डिफेंस एंड एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क। आपका सिस्टम से, आपके नेटवर्क के मदद से, आपके सिस्टम से बहुत सारे डेटा आपके क्या किए जा सकते हैं, चुराए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, उनमें ब्रीच किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक टर्म है हैकिंग का।
और बेसिकली जो हैकिंग होता है वो हैकर्स करते हैं, जो हैक करते हैं उनको हैकर्स बोलते हैं बेसिकली। और ये हैकर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जो हैकर होते हैं वो होते हैं व्हाइट हैट। आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में हम एक तस्वीर लगा रखे हैं, है ना। तो व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो बेसिकली इथिकल पर्पस के लिए हैकिंग करते हैं। जैसे आपका सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको टेस्ट करना है, या फिर किसी और तरीके से, जैसे आप मान के चलो कि हम इंडिया कंट्री में रहते हैं और किसी दूसरी कंट्री का जो है हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम अपनी चीजों को और बेहतर कर सके या फिर अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। तो इस तरह के काम के लिए इथिकल हैकर्स को रिक्रूट किया जाता है, दैट आर व्हाइट हैट हैकर्स जिसको हम कहते हैं। एक होते हैं ग्रे हैट। तो ग्रे हैट में क्या होता है कि बेसिकली ये इथिकल कर सकते हैं बट समटाइम्स दे वायलेट्स इथिकल स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये पैसों के लिए काम करते हैं कि जो इसको पैसा दे दे उसी के हिसाब से काम करे, डजेंट मैटर कि वो इथिकल है या अनइथिकल है। तो इथिकल हैकिंग भी ये करते हैं जरूरत के हिसाब से, कभी कभी ये अनइथिकल वे में भी चले जाते हैं। बट ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं, हैकर्स जो होते हैं, वो ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। बेसिकली ये नेटवर्क को जो है ब्रीच करना, मेलिशियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना ताकि दूसरे के कंप्यूटर्स के डेटा को वो ब्रेक कर सके, सिस्टम को ब्रेक कर सके और बाद में जो है उसका इस्तेमाल कर सके। बेसिकली इसमें एक और चीज आती है कि टर्म आता है कि दैट इज सिक्योरिटी ब्रीच, है ना। तो सिक्योरिटी ब्रीच को ही हम लोग साइबर अटैक बोलते हैं। बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है बेनिफिट के लिए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या पर्सनल बेनिफिट हो, या फिर किसी के रेपुटेशन को बुरा खराब करना हो, या फिर उससे किसी तरह का बदला लेना हो, रिवेंज लेना हो। इस तरह के किसी भी तरह के काम के लिए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच किया जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो काम होते हैं सिक्योरिटी ब्रीच के वो ब्लैक हैट हैकर से ही करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स, दैट इज व्हाइट हैकर्स, ग्रे हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो व्हाइट हैट हैकर्स एक बार हम दोबारा से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी या उसके इंफॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये ओनर के कंसेंट के साथ काम करते हैं। आपके जब तक कंसेंट नहीं मिलेंगे तब तक वो आपके सिस्टम को या आपके सिक्योरिटी को वो हैक नहीं कर सकते, है ना। और वो सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये होता है। उसी तरीके से ग्रे हैट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि इथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं, ठीक है। बट इनका कोई मेलिशियस इंटेंट नहीं होता है कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है ना। तो वो वायलेट करते हैं इथिकल स्टैंडर्ड को बट नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं उनका काम ही होता है कि सिक्योरिटी को ब्रेक करना, ब्रीच करना और उसके बाद जो है किसी को मतलब इंटेंशनली किसी को परेशान करना। तो ये ब्लैक हैट हैकर्स का काम होता है, ठीक है। कभी कभी क्या कर सकते हैं आप, कभी आपका सिस्टम हैक हो जाए या आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए तो आप कर क्या सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहला काम, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में या आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया या आपको हैक किया जा रहा है, तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई साइबर सेल है तो वहां पर जो है आप FIR लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करना होगा कि कोई भी क्रेडेंशियल, ठीक है ना, अगर इस तरह का आपको लगता है कि वो ब्रीच हुआ है तो सबसे पहले उसको आप चेंज करो, है ना। ठीक है। और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका कोई भी एविडेंस, किसी भी तरह का हिस्ट्री जो है उसको डिलीट नहीं करें, क्योंकि जब आप जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए, FIR करने के लिए, तो आपको वो सारी चीजों की जरूरत होगी। किसी को कैसे पता चलेगा कि वो आपके साथ फ्रॉड हुआ है या कुछ हुआ है, तो इसलिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपना किसी भी अकाउंट का, किसी भी तरह के अकाउंट का लॉगिन क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। और खासकर मैसेजेस के थ्रू तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और कॉल के थ्रू, है ना। अगर आप सामने हैं तो भले आप जरूरत है बता सकते हैं, बट
डू नॉट शेयर लॉगिन क्रेडेंशियल विद एनीबॉडी। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा यूज करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम उसको जो है अपडेट भी करते रहना चाहिए। आप अगर ऐसा करते रहेंगे तो बहुत बार आपको इन सब तरह के ब्रीचेस से सिक्योरिटी मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी। अटैक जब होता है ना, साइबर अटैक जब होता है, तो उसमें एक जो कह सकते हैं कि सबसे कॉमन जो अभी जो चला हुआ है, अभी जो साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा जो खतरा बना हुआ है और सबसे ज्यादा जो चलता है वो है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि एक अटेम्प्ट लिया जाता है कि आपके डेटा को किस तरीके से चुराया जाए। आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल, डेबिट कार्ड का डिटेल, है ना, और ये सारा चीज लेने के लिए वो अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। जैसे आपको एसएमएस करेंगे, आपको कॉल कर सकते हैं, है ना, कि आपका डेबिट कार्ड बंद हो रहा है, या फिर आपके साथ जो है आपका पासवर्ड जो है वो शायद काम नहीं कर रहा होगा, क्रेडिट कार्ड में जो है आपका लिमिट बढ़ा दिया गया है ना, या इतने सारे ऑफर्स आपको दिए हुए हैं, या फिर कई बार आपको एसएमएस मिलते होंगे जिसमें आपको कुछ ऑफर्स मिलते होंगे और साथ में एक जो है कोई वेब लिंक मिला होता है कि आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, है ना, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो ये चीजें, तो इसको फिशिंग बोलते हैं, है ना, किसी को फंसाना। ठीक है। एंड बेसिकली जो है कि हम कह सकते हैं कि कैसे होता है ना कि किसी मछली को पकड़ने के लिए आप हुक फेंकते हो, मछली पकड़ में आ गई तो ठीक, नहीं पकड़ में आई तो कोई बात नहीं, हम ट्राई कर ही रहे हैं, है ना। तो यही चीज जो होता है यहाँ पर फिशिंग में होता है। तो बेसिकली फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस, फ्रॉड ईमेल्स, इस तरह की चीजें जो है वो आपको मिलते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लालच में आके उस तरह के लिंक्स पे चले जाते हैं। रिसेंटली जैसे अभी एक बहुत ज्यादा चल रहा था किसी कंपनी का, फ्लिपकार्ट का या किसी का था, टाटा मोटर्स का या टाटा का, कि उसका जो है कोई एनिवर्सरी था और उसके बाद जो है वो आपको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं और बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें ऐसी होती नहीं, एक्चुअली में ये सारी चीजें होती नहीं है, बट समटाइम्स हमको इस तरह के मैसेजेस मिल जाते हैं और फिर जो है हम उस मैसेज में आ जाते हैं और फिर बाकी लोगों को भी हम शेयर कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये फिशिंग कहलाता है। बेसिकली आप, ये काम होता है इसलिए क्योंकि आपका डिटेल्स जो है वो यूज करना होता है उनको। तो देर आर सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, और वो आप किसी को ऐसे तो दोगे नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि आपको यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारा चीज जो है कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या वेब लिंक के थ्रू जो है कोशिश किया जाता है मांगने का, और समटाइम्स हम दे भी देते हैं। तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होता है इनका, कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो बेसिकली इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि ये किसी तरह से आपको क्या करेंगे कि ऐसे मेल्स भेजेंगे, ऐसे मैसेजेस भेजेंगे जो लगेगा कि आपके बैंक का ही है, या फिर लगेगा कि वो आपका नोन है ना, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है। और इस तरीके से ये काम करते हैं। जैसे अगर कोई डेटा हमको चुराना है, आप सपोज कीजिए कि कोई डेटा हमको चुराना है और बैंक का डेटा चुराना है, बैंक का डिटेल आपसे लेना है, आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो हम एसबीआई के जैसा ही सब कुछ, उसका लोगो, उसका नाम, उसका एड्रेस, हर एक चीज हम जो है वैसा ही यूज करेंगे और एक क्लोन वेबसाइट बना देंगे सेम। बस फर्क क्या होगा कि उस वेबसाइट का एड्रेस अलग होगा, बट जब आप ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि आप जो है एसबीआई बैंक के ही जो है वेबसाइट पे आए हो और अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है कि इनका जो ये स्ट्रैटेजी होता है, ये ट्रिक होता है कि आपको सिमिलर वेबसाइट्स बनाकर सिमिलर वेब लिंक्स दिए जाते हैं, ताकि आप भरोसे से आप जो है अपना इंफॉर्मेशन उसमें क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, क्रीडेंशियल दे सकते हो। तो ध्यान रखिए कि कभी भी कोई वेबसाइट आपको किसी भी तरह का आपका क्रीडेंशियल नहीं मांगता है। अगर मांगता है तो दैट मीन्स आपको एक बार श्योर हो लेना चाहिए कि वो वेबसाइट फर्जी है या सही है। ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता देते हैं कि जैसे आपको प्रोएक्टिव मेजर्स में भी हम लोगों ने ये दिया है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप एक वेब एड्रेस ले लो, facebook.com सबसे कॉमन है। आप यहाँ पर देखोगे, मेरे स्क्रीन पर आपको अगर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो कि वहां पर फेसबुक का जो स्पेलिंग है, आप यहाँ पर देखो, इस जगह पे फेसबुक का जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को एक बार पढ़ें, और फिर यहाँ नीचे में जो फेसबुक का स्पेलिंग मैंने दिया हुआ है उस स्पेलिंग को एक बार पढ़ें। तो दोनों में आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि जहां फेसबुक में BOO के बुक है, वहां पर कई बार क्या होता है कि डबल ओ के जगह पे 2 जीरो लगा दिया है। अब सडनली आप ऐसे एक बार पढ़ोगे तो आपको तो फेसबुक ही दिखेगा ना। तो आप क्या करोगे कि उस तरह के लिंक पे क्लिक कर दोगे, और क्लिक करने के बाद उस फर्जी वेबसाइट पे चले जाओगे, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे वो उस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे।
तो बेसिकली क्या होता है कि फ्रॉड करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, क्लोन वेबसाइट्स के जाल में फंस जाते हैं। तो कई बार वेबसाइट्स जो होते हैं वो क्लोनिंग किए जाते हैं सर और उसके बाद जो है उस क्लोन वेबसाइट के मदद से आपके इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है। कुछ मेल्स भी स्कूल ऐसे में आपको पूछता भेजे सर, है ना, जिसमें आपको लगेगा कि एकदम परफेक्ट सही मेल है, बैंक का ही। एम आई ऑडिबल गुलसाद सर, एक्सक्यूज मी यस। सर, मेरा एक सवाल था कि जब सारे फ्रॉड सही तरीके से लोग करते हैं तो फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करते हैं लोग? उसको भी तो सही किया जा सकता है फ्रॉड करने के लिए। बिल्कुल इसी बात की तो इसी चीज को तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। फिशिंग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, टर्म जान रहे हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग में क्या होता है कि अगर हम आपको facebook.com जो यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना एक एड्रेस facebook.com, या आप हमारे स्कूल के वेबसाइट की अगर आप बात कर ले ओपी जिंदल स्कूल पतरातू.com, तो ये जो इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ये जो डोमेन नेम होता है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो जब यूनिक होता है तो आपका तो ओपी जिंदल स्कूल पतरातू.com यूज हो चुका है। अब आप दोबारा कोई वेबसाइट बनाओगे तो ओपी जिंदल स्कूल पतरातू.com के नाम से वेबसाइट का एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए क्योंकि उसमें जो है क्या हो, फर्ज फ्रॉड नहीं हो, क्योंकि ओपी जिंदल स्कूल पतरातू.com के नाम से हमारा वेबसाइट है और हमारा नाम, हमारा लोगो, हमारे सारी चीजों को यूज करके वो क्या कर सकते हैं, एक और वेबसाइट बना सकता है जिसका एड्रेस सेम हो सकता है ओपी जिंदल स्कूल पतरातू.com। तो ये जो एड्रेस होते हैं ना, डोमेन्स जो होते हैं ना, वो यूनिक होते हैं, वो एक ही होते हैं। अब जैसे facebook.com यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये facebook.com एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो अब स्पेलिंग मिलता जुलता बनाना है ताकि लोगों को धोखा भी हो जाए देखने में। तो फेसबुक को फेसबुक ही पढ़ाना है लोगों को, तो फेसबुक पढ़ाना है तो वहां डबल ओ की जगह पे 2 जीरो लगा दिया, तो सडनली आप एक बार एक नजर से देखोगे तो आपको फेसबुक ही दिखेगा वो। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो यूनिक होता है वो डोमेन, इसलिए वहां पर जो है इस तरह के स्पेलिंग्स का यूज किया जाता है। सेम नहीं यूज कर सकते हैं, या कोई भी फ्रॉड जो करेगा वो यूज नहीं कर पाएगा, इसको फ्रॉड नहीं कर सकते। इसीलिए कि कई तरह के मेल्स भी जो आपको मिलते हैं, आप देखोगे अपने इनबॉक्स में बहुत सारे मेल आपको मिलेंगे, ऐसा लगेगा कुछ मेल आपके बैंक का भी हो सकता है, और सच में कुछ बैंक का होता है, बट कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं जो लगेगा कि बैंक का है बट वो आपके बैंक का नहीं होता है ना। उसमें बहुत सारा पर्सनल डेटा भी आपसे कई बार मांग लिया जाता है। तो ये एक चीजें हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो कि जब भी कोई यूआरएल आपको मिले, कोई डोमेन आपको मिले, कोई वेब लिंक, तो उस वेब लिंक को एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसे समझ लो, कुमार तेजस कोई बच्चा है क्या अपने स्कूल में, कोई टीचर का बच्चा है? कुमार तेजस कोई हमारे यहाँ है क्या? 8C का कुमार तेजस, उसके नाम से कोई टीचर ज्वाइन कर रहे हैं क्या? 8C में कोई तेजस नाम का कोई बच्चा नहीं है। टीचर्स ग्रुप से लिंक बाहर कैसे चला गया? हाँ, उसको बाहर कीजिए। 8C में तेजस नाम का कोई नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखें कि जो यूआरएल है, कम से कम उस यूआरएल को एक बार जरूर चेक कीजिए उस यूआरएल को क्लिक करने से पहले, क्योंकि आप एक बार यूआरएल टैप करते हैं और उस वेबसाइट में जाते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। आपका एड्रेस तो कम से कम आपको मिल ही जाता है उनको। तो ये चीज। दूसरी चीज है कि बहुत जब आपको कोई ईमेल सस्पिशियस लगे कि नहीं ये ईमेल जो है हमारे लिए सही नहीं है या सस्पिशियस है, तो उस तरह के मेल का कम से कम रिप्लाई और कम से कम ओपन भी ना करें उसको, अगर आपको लग रहा है तो। क्योंकि ओपन करने का मतलब है कि बहुत सारे मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जिसको मैलवेयर्स बोलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में, कि मैलवेयर्स जो होते हैं वो ज्यादातर ईमेल के थ्रू ही आते हैं। तो कुछ ऐसे मेल आपको मिलेंगे जो अट्रैक्टिव मिलेंगे, हो सकता है कि कुछ अच्छा लगे आपको देख करके, लगे कि नहीं इंटरेस्टिंग है, जरा ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या है। आप जस्ट ओपन करेंगे और वो जो मैलवेयर है वो आपके कंप्यूटर में इंट्रूड हो जाएगा। तो इंट्रूजन के लिए बेसिकली जो है फेक मेल का यूज करते हैं, उसको हम लोग स्पैम भी बोलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई मेल ऐसा लगे कि आपको सस्पिशियस है तो उसको ओपन ही नहीं करें, और अगर ओपन कर भी लेते हैं कई बार तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। अपना जो पर्सनल डेटा है उसको आप हमेशा कोशिश कीजिए प्रोटेक्ट करने का। बेसिकली किसी के साथ भी पर्सनल डेटा को शेयर करना सही नहीं होता है, तो बहुत सोच समझ के आप अपना पर्सनल डेटा शेयर करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर पे हम क्या करते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, ईमेल्स हैं, तो ये सारे जो भी हमारे अकाउंट्स हैं और
कार्ड्स वगैरह हैं बेसिकली पेमेंट के लिए जो आप यूज करते हो, उसको फ्रीक्वेंटली आपको क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। और अगर आप चेंज करने में दिक्कत है, आप भूल जाते हैं, तो देयर इज अ पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर है, ये आप उसका भी यूज कर सकते हो, तो वो आपके पासवर्ड मैनेजर आपको हेल्प करेगा। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करते रहना चाहिए कि पासवर्ड्स जो है वो बदलते रहने चाहिए, तभी जाकर जो है ये चीजें जो है कम हो सकती है ना। और नहीं तो फिर आप देखेंगे कि डे टू डे जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसी में ये जो साइबर अटैक है, इसी में एक साइबर अटैक जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन प्रीडेटर, ठीक वैसा ही होता है जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पैमिंग की। और ऑनलाइन प्रीडेटर में एक जो नया टर्म जुड़ा है वो है सीसैम। सीसैम बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स इसका फुल फॉर्म है। और ये जो ऑनलाइन प्रीडेटर्स होते हैं वो बेसिकली कह सकते हैं टीनेजर्स जो हमारे होते हैं बच्चे, उनको ज्यादा ये टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन ऐसे आपको लगेगा प्रेफर करेंगे कि जो है वो आपके जान चले गए, तो वहां पर क्या होता है कि वो आपसे दोस्ती करते हैं, हमारे बच्चों से बात करते हैं, बात करने के बाद उनका भरोसा जीत लेते हैं, और भरोसा जीतने के बाद फिर जो है कई बार वो अपने लिमिट से आगे बढ़कर जो है चलना शुरू करते हैं, और उसके बाद पर्सनल बातें करना शुरू करते हैं कई बार, है ना। और पर्सनल बातें करते करते फोटोज, वीडियोज और कई तरह की चीजें जो है वो आपस में शेयर करना शुरू करते हैं। और बच्चे हमारे जो होते हैं वो चूंकि इनोसेंट होते हैं, तो ये सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में फंस जाते हैं, और लोगों से, दूसरे लोगों से रिलेशनशिप बना लेते हैं, जान पहचान कर लेते हैं, दोस्ती हो जाती है जिनको वो पहले कभी नहीं जानते थे। और बाद में चूंकि वो ट्रस्ट वर्दी बन जाते हैं, तो उनकी बातों को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, है ना, फॉलो करना शुरू करते हैं। और फॉलो करते करते वो ऐसे बात कर जाते हैं चीजों को जो कि हमारे बच्चों को नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत सारे तस्वीरें शेयर करना, बहुत सारे वीडियो शेयर करना, और बाद में उन्हीं तस्वीरों और वीडियो के जरिए बच्चों को क्या किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है ना, उनको और वो सारी चीजें करने के लिए और आगे उनको जो है ये प्रोवोक किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है। तो इस तरीके से जो है ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल काम कर रहा है, और ये ऑनलाइन प्रीडेटर का सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट है। और अभी आप कोरोना वायरस जब से आया है तब से, चूंकि हमारे बच्चे घर पे थे, है ना, हमने फोन दे रखा, हमारे बच्चे फोन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो घटनाएं थी ये बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ठीक है, तो एक है कि ध्यान रखें कि बच्चे जो है वो सेक्सुअल अब्यूज के जाल में ना फंस जाए, क्योंकि कई बार ना सेक्सुअल अब्यूज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है इंटरनेट पे। ठीक है, और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो मोबाइल में है, वो सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंस गए, वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके बीच में लगे रहते हैं, तो उस तरीके से फिर उनको मनचाहा काम करवाया जा सकता है बच्चों को, है ना। उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। उससे प्रीडेटर्स बेसिकली करते ही यही है कि बच्चों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग स्टॉकिंग बोलते हैं, तो फॉलो करते हैं, है ना। और फॉलो करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए, तो सबसे कॉमन जो प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, स्काइपी, फेसबुक, ये सारा जो भी जो कह सकते हैं ना कि कॉमन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, पॉपुलर है, और यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, तो इन्हीं सब प्लेटफॉर्म के मदद से वो फ्रेंडशिप बनाते हैं, और बाद में फिर जो है वो आगे अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो एक तो ना कि ये बेसिकली जो कन्वर्सेशन इनका होता है, वो जब ये दोस्ती कर लेते हैं, दिल जीत लेते हैं, एक दूसरे का भरोसा जीतने के बाद ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की तरफ जाते हैं, और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वो निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों से। बेसिकली ऐसा होता है, बच्चे चूंकि इनोसेंट होते हैं वो बता भी देते हैं, है ना। तो एक ये चीज होता है। दूसरा क्या है कि बहुत बार जो है एम्फेसाइज करते हैं वैसे लोगों को जो विक्टिम है उनके बारे में, है ना, ज्यादातर एम्फेसाइज उन्हीं पर होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब ये सारी चीजें, जब भरोसा जीत जाते हैं बच्चों का और सारी चीजें होने लगती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चे भी हर चीज के लिए एग्री हो जाते हैं, और जो बच्चों को फंसा रहे हैं, जो प्रीडेट कर रहे हैं, वो भी उनकी हर बात को एग्री करेंगे, तो दोनों का एग्रीमेंट एक दूसरे पे जो है वो कॉमन हो जाता है।
ठीक है। और फिर क्या होता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है और फिर वही कन्वर्सेशन जो है कैजुअल से इनअप्रोप्रिएट वे में चला जाता है, बाद में वो सेक्सुअल नेचर में चला जाता है। तो अभी हम यही चीज बोल रहे थे कि जब कोरोना वायरस आया, क्योंकि हमारे बच्चे घर पे थे, है ना, और उनके पास मोबाइल ज्यादा था, तो इसमें ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो था बच्चों का वो बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आप ग्राफ चेक करेंगे, आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो आपको स्टैटिस्टिक में ये चीज दिखेगा कि 2021-2020 में जो है ये ऑनलाइन प्रीडेटर और सी सैम का केसेस बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो एक बात तो ध्यान रखना होगा कि हमको अपने बच्चों पे भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ठीक है, सारी चीजें अगर सब कुछ सही है तो फिर ठीक है, बट एक बार हमको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा कोई भी बच्चा जो मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, उसको एक बार जरूर ट्रैक करते रहना चाहिए कि क्या कर रहा है हमारा बच्चा, है ना। वैसे एप्लीकेशंस को मॉनिटर करते रहना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन को मॉनिटर करना कि कौन सा एप्लीकेशन बच्चा हमारा यूज कर रहा है और उसका क्या यूज है भी या नहीं है, उसके लिए वो चीजें सही है या नहीं, है ना। तो एक तो ट्रैक करना होगा कि बच्चा जो ऑनलाइन है वो क्या कर रहा है, दूसरा कि किस तरह के एप्लीकेशंस को वो यूज कर रहा है। इसीलिए अभी देखोगे हाल फिलहाल में टिकटॉक जैसा एक एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया। तो टिकटॉक को बंद करने का रीजन भी यही था कि बच्चे जो है शॉर्ट्स वीडियोस बनाने में इतने ज्यादा ये हो गए कि बाकी चीजों पे जो था उनका ध्यान हटता चला गया, और पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये पॉपुलर होने के लिए जो कुछ भी लोग कर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक होता है कई बार, और इसमें कई जाने भी गई, कई बच्चे परेशान भी हुए, बहुत लोग परेशान हुए, इसलिए टिकटॉक को बंद कर दिया गया। बहुत जगह पर चलता होगा बट इंडिया में तो एटलीस्ट बंद है। तो एक तो ये हो गया। आप पेरेंट होने के नाते बच्चों से कम्युनिकेशन हमेशा बनाए रखिए, कम से कम उस वक्त, अभी इस दौर में खासकर, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चों से तो बच्चे आपको अपनी बातें नहीं बताएंगे, और जब आपकी बातें नहीं बताएंगे तो वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और फिजिकल एंटिटी एंड वर्चुअल एंटिटी के बीच में बच्चों को डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि फेसबुक में अगर बात करें तो आपके फ्रेंड लिस्ट कितने होंगे आपको पता होगा। किसी का 1000 भी हो सकता है, किसी का 500 हो सकता है, किसी का 200 हो सकता है, किसी का बहुत कम होगा, और किसी का 4000 5000 भी होगा। लेकिन आप अगर देखें तो आपका सोशल लाइफ एक्चुअली में कितना बड़ा है, आपकी सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स या आपके जो जानने वाले हैं जिनसे आप मिलते हो वो कितने हैं, तो बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ना सोशल एंटिटी और वर्चुअल एंटिटी का, ये हम अपने साथ साथ तो हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि जो वहाँ जो आप वर्चुअल वर्ल्ड में आप काम कर रहे हो या जा रहे हो, तो वहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं ज्यादा है। ठीक है, आप अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को शेयर करते हो, बट डिफरेंस जरूरी है जानना, क्योंकि जो फिजिकल एंटिटी हमारा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्चुअल एंटिटी से, है ना। और इसको बताने से पहले हमको रियलाइज करना होगा कि प्राइवेसी से ज्यादा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बच्चों की। तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कोरोना वायरस आने के बाद हम उस दौर में हैं कि हमारे हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, हमारे हर एक बच्चे के पास इंटरनेट है, और वो अपने मोबाइल में, अपने इंटरनेट में किस वक्त क्या कर रहे होते हैं कई बार हमको पता नहीं होता है। So it is most important that we should track our child, what he or she is doing. It is most important the track for the applications what they are using, है ना। और टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना भी बच्चों के साथ जरूरी होगा, तभी जाकर जो है ये चीजें कम हो सकती हैं या बच सकती हैं। होप कि यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, तो अगला पार्ट में हम लोग चलते हैं, दैट इज साइबर क्राइम। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिक्योरिटी से रिलेटेड, अब अगले पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में कि व्हाट आर साइबर क्राइम। तो बेसिकली ये सबसे कॉमन जो साइबर क्राइम है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है फॉलो करना, और आप क्या कर रहे हो, कौन से वेबसाइट्स चला रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो स्टॉकिंग में आती हैं। बाद में उसी ट्रैकिंग के रिकॉर्ड से, उसी डिटेल से आपको हैरेस किया जा सकता है, आपको मॉनिटर करने के बाद आपको एम्बैरेस किया जा सकता है, आपको धमकाया जा सकता है, या फिर और भी
दूसरी चीजें की जा सकती हैं आपके साथ। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सीन थ्रेट्स इन रिसेंट टाइम, दैट इज साइबर स्टॉकिंग। और ये अभी कोरोना वायरस के दौर में बहुत तेजी से बढ़ा था, है ना। साइबर स्टॉकिंग इज ऑल्सो यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्टॉक एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप विद द इंटेंशन ऑफ हैरेसमेंट, है ना। कई बार लोगों को हैरेस करने के लिए, एम्बैरेस करने के लिए उससे रिलेटेड तस्वीरें भी पोस्ट की जाती हैं। जैसे आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत तरह की तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैट्स जो है पब्लिक किए जाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, एम्बैरेस करने के लिए, है ना। Excuse me, sir. Hello, sir. सर Sir, I want to know a little bit detail about the different version of webs, like surface web, deep web, and dark web. So, can you please explain about that? Those topics are different from this topic. We will have another session for those topics, but somehow I can try to explain you what you are asking for. Till then, just move ahead with the topic. Okay. So basically इसमें आपको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जो होती है ना, बेसिकली आपका आइडेंटिटी चुरा कर वेंडलाइज किया जाता है ना। कई बार आपके नाम से ही आपका अकाउंट बना दिया जाता है और फिर जो है दूसरे लोगों से भी बात की जाती है। अब जब दूसरे लोगों से वो बात करेंगे आपके अकाउंट से, तो वो आपके तरीके से नहीं बात करेंगे, वो अपने तरीके से बात करेंगे, है ना। कुछ इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजेंगे जो कि सही नहीं होगा, और बाद में वो लोग आपको कंप्लेंट करेंगे या फिर आपके बारे में गलत सोचना शुरू करेंगे। तो ये जो है ना साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा अभी जो रिसेंट में देखा जा रहा है कि साइबर स्टॉकिंग ये बहुत कॉमन हो गया है ना। और इसमें एक जो प्रेडेटर्स होते हैं वो कैपर होते हैं, है ना, कैपर्स। ये नया टाइप का जो है प्रेडेटर्स है, ठीक है। अभी ये बहुत तेजी से चल रहा है। आप देखोगे, आप अगर बहुत सारे अभी एप्लीकेशंस में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप रील्स देखते हो छोटे छोटे, ठीक है, रील्स देखते हो। तो रील्स में क्या होता है कि बहुत तरह के रील्स होते हैं, द वैरायटी ऑफ रील्स। बट उस रील्स में आप देखोगे कि कुछ ऐसे रील्स भी होते हैं जो बच्चे फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए इनएप्रोप्रिएट वे में जाकर करते हैं। तो कैपर्स जो होते हैं उनको क्या होता है ना कि बच्चों को फंसाने के लिए उनके पास अलग तरह का ट्रिक है कि उनको बाद में जो है सेक्सुअल कमिटमेंट के लिए या फिर जो है उनको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं बाद में, और उसी रिकॉर्डिंग से वो फिर क्या करते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, बाद में और ज्यादा जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करते हैं या पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ये एक नया अभी जो टर्म चला है, दैट इज कैपर्स। तो ये नया जो आया है ना कैपर्स, ये याद रखिएगा कि बहुत बार ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे या आपके बच्चों को मिल जाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ योर चाइल्ड ऑन इंटरनेट, है ना। और उसमें कैपर्स में जो आया था ये कैपर्स, तो ये यहाँ से शुरुआत हुआ कि कुछ ऐसे गेम आए ऑनलाइन जो कि चैलेंजिंग गेम थे बच्चों के लिए, या हम भी जब खेले होंगे तो हम लोगों के लिए भी चैलेंजिंग होंगे। तो इंटरेस्टिंग गेम्स जब आपको मिलते हैं उसमें अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं, तो वो चैलेंजेस बच्चे जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनके अंदर एक क्या बोल सकते हैं कि जिज्ञासा होती है ना, कि आगे क्या मिलेगा। और उसमें सबसे जो फेमस जो सुसाइड गेम था, दैट वाज ब्लू व्हेल चैलेंज। ब्लू व्हेल चैलेंज को फाइनली जो है फिर बाद में इंटरनेट से बैन किया गया, क्योंकि ब्लू व्हेल चैलेंज की वजह से कई बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया। ये बहुत सारे सुसाइडल गेम हैं, जैसे पास आउट चैलेंज, है ना। बच्चों को बताया गया, यहाँ आप नीचे इमेज में देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को प्रेस कर रहा है। तो पास आउट चैलेंज था कि वो तब तक उसको प्रेस करेगा, पास करेगा, उसको पास नहीं कर जाता है तब तक कि उसको एक नया चैलेंज नहीं मिल जाता है। तो इसमें कई बच्चों को बच्चों ने ही मार दिया, है ना। उस तरीके सॉल्ट एंड आइस चैलेंज था। इसमें एक चैलेंज था ना कि आपके हाथ में क्या करना है कि कट मार्क्स बनाने होते थे, और कट मार्क्स बनाने के बाद उसमें सॉल्ट डालना होता था, और सॉल्ट डालने के बाद फिर आइस डालना होता था। दैट वाज द चैलेंज। आप सोचिए कि स्किन का क्या हुआ होगा, उस बच्चे की हालत क्या होती होगी उस वक्त जब इस चैलेंज में वो आते होंगे, है ना। कई सारे केसेस हैं, कई सारे न्यूज क्लिप्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, दुनिया भर में कितना नुकसान हुआ, कितने बच्चों के साथ कितने गलत हुआ, ये सारी चीजें आपको दिखेंगे। फायर चैलेंज था। फायर चैलेंज में आग लगाना था खुद को, क्यों? तो सिर्फ खुद को पॉपुलर करने के लिए, है ना। कटिंग चैलेंज, काटना है, मतलब मार्क करना है, कट मार्क करना है। तो ये सारे जो सुसाइडल गेम्स थे ये बाद में आए बच्चों को हार्म करने के लिए। बच्चे कई बार इसमें सुसाइड कर चुके, बहुत सारे टीनेजर्स।
तो ऐसे गेम्स, अभी ऑनलाइन गेम्स हमारे बच्चे बहुत देखते हैं, बहुत खेलते हैं, तो मॉनिटर करना जरूरी है कि हमारा बच्चा या हमारे जो टीनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के गेम खेल रहे हैं, किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप एक बात तो तय मानते हो ना कि अगर आप ज्यादा वायलेंस देखते हो अपने आसपास में तो आप भी वायलेंस इन्वॉल्व हो जाते हो, आपका भी दिमाग जो है वायलेंस में आ जाता है। तो वायलेंस या इस तरह की चीजों में अगर बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि इन सब चीजों से उसको बाहर आना चाहिए, है ना। इट इज जस्ट फॉर अवेयरनेस, हम इसीलिए बता रहे हैं कि आसपास में जो है इन सब चीजों को आप समझ सकते हो, ठीक है। ये जो साइबर क्राइम हो रहा था उसमें बीच में पिछले 1-2 साल पहले की अगर बात करें, उससे पीछे भी जाएं तो आपको याद होगा कि झारखंड का एक शहर बहुत फेमस हुआ था, जामताड़ा, है ना। और जामताड़ा जो था, माना जाता था आज से 4 साल 5 साल पहले कि ये साइबर क्राइम का हब बन गया है। इसके ऊपर एक स्टोरी भी बनी, है ना, यूट्यूब पे उसका जो है वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, वो मूवी भी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से साइबर क्राइम्स जो है जामताड़ा में हुआ था, है ना, शुरुआत, और कितना तेजी से जामताड़ा में ये जो साइबर क्राइम था फैला था और पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों की नींद उड़ा दिया था इस शहर में, है ना। एक चीज तो ठीक है, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर यूजेस ऑफ इंटरनेट, है ना, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स उसमें हम लोग बात कर लें कि सबसे पहले तो कि अगर आपका कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो किसी के लिए भी क्या हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका डेटा स्टील करने के लिए, तो पोटेंशियली भी अवेलेबल टू एनीवन एल्स, है ना, इसलिए ध्यान रखिए। अटैकर्स जो है वो आपके बहुत सारे कमजोरी का वीकनेस उठा सकते हैं, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग जैसे बैठे होते हैं, आप खुद भी इस चीज को महसूस करते हो, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको करना होता है और आपसे नहीं हो रहा होता है, तो आप क्या करते हो, अपने आसपास के कुछ एक्सपर्ट्स के पास चले जाते हो, आपको लगता है कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले के पास चले जाएंगे तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले आपके हेल्प कर देगा, ठीक है, हेल्प करते हैं लोग जो जानते हैं वो आपका हेल्प करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि इसी वीकनेस का एडवांटेज जो है कोई दूसरा लोग इस्तेमाल कर सकता है। आप गए कि हमारा ये वाला जो है अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो पता चला कि आपका अकाउंट एक्सेस तो कर दिया आपके फोन पे, लेकिन आपका ईमेल, पासवर्ड, ओटीपी या जो भी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसको पता चल गई, और बाद में उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके वो आपका इंफॉर्मेशन चुराया और पैसा चुरा लिया या कुछ और कर लिया। तो थोड़ा सावधान रहिए कि कभी भी किसी से हेल्प भी आप लीजिए, अगर कोई चीज नहीं भी आ रहा है तो बहुत सावधानी से, है ना, कि किसी के सामने पासवर्ड एंटर नहीं करें मोबाइल में या लैपटॉप में, किसी के सामने अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर पे आप जो है पुट नहीं करें, इनपुट नहीं करें जो देख रहा हो, ठीक है। की लॉगर्स वगैरह यूज करते हैं लोग, तो की लॉगर्स वगैरह सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं कहीं पर लोग और आप वहाँ की प्रेस कर रहे हैं तो आपके सारे लॉगिंग डिटेल्स वहां पर जा रही हैं, तो ये चीजें जो है ध्यान रखने की चीजें हैं। सम साइबर अटैक्स आर इंक्रीज्ड एवरी ईयर्स एंड हेंस वी नीड टू नो सम बेसिक प्रिकॉशंस टू बी टेकन। और जैसे अभी हम बताएंगे कि लैपटॉप में, डेस्कटॉप में और अलग अलग मोबाइल्स में कैसे इसके बारे में जो है हम लोग उसमें कुछ कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनेट पे जो डेंजर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो कॉमन डेंजर्स है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन या डेटा जो आपका है वो चोरी हो सकता है। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन और डेटा से कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी स्टेट का हो सकता है, किसी कंट्री का भी हो सकता है ना। ये डेटा और इंफॉर्मेशन की जो बात है वो एक इंडिविजुअल से लेके एक कंट्री तक भी आप जा सकते हो, आप जिस एस्पेक्ट्स में देखना चाहो आप देख सकते हो। तो आपके कंप्यूटर में भी आपका डेटा होता है, कई प्राइवेट डेटा होते हैं, है ना, तो वो इंफॉर्मेशन चोरी हो सकता है इंटरनेट की मदद से। तो ध्यान रखिए जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप जो है आपका फायरवॉल ऑन होना चाहिए, आपके पास ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होते रहना चाहिए, है ना, और टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट होता रहना चाहिए। तो सम डेंजर्स आर कि एक तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन या डेटा का चोरी हो जाना, दूसरा कि पासवर्ड्स, ईमेल, बैंक अकाउंट का डिटेल, ये सारी चीजें चोरी हो जाना, है ना।
कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं लोग आपका इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, खासकर मैलवेयर्स के, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मैलवेयर्स के बारे में। तो मैलवेयर्स क्या होता है कि कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके मदद से क्या करते हैं कि आपके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है या चुराया जा सकता है। जैसे आपके पास एक मेल आया और मेल में आपका जो मेल का टाइटल आया, सब्जेक्ट जो आया, वो मेल में लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू। सपोज इमेजिन कीजिए आप अपना इनबॉक्स खोलते हैं और आपको जो है हैप्पी बर्थडे टू यू का जो है मेल आता है। आपको लगा कि आज तो मेरा बर्थडे है नहीं, फिर भी हैप्पी बर्थडे कौन भेजा, जरा देख लेते हैं। और वो इंटरेस्ट में या क्यूरियोसिटी में आप क्या करते हैं कि उस मेल को एक्सेस करते हैं और वहां कुछ नहीं मिलता आपको सिवाय एक छोटा सा मैसेज का या कुछ और, है ना। लेकिन जैसे ही आप एक्सेस करते हैं तो जो उस मेल के अटैचमेंट में एक मैलवेयर था, वो मैलवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे ही वो इंस्टॉल होता है, वो आपके सारे डिटेल्स जो है वो सेंडर के पास भेजना शुरू कर देता है व्हाइल यू आर ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन होते हो, है ना। कौन सा की प्रेस कर रहे हो, कौन सा एप्लीकेशन आपने ओपन किया, कौन सा डिटेल आप जो है वहां इनपुट कर रहे हो, कौन सा लॉगिन में आपका पासवर्ड है, आपका आईडी क्या है, ये सारा चीज रिकॉर्ड होना शुरू होता है। और वो रिसेंडर जो आपको भेजा था उसके पास शुरुआत हो जाता है उसका जाने का। और ना आपके पास वो आया, ना आपके कंप्यूटर को टच किया, कुछ भी नहीं, लेकिन आपका सारा इंफॉर्मेशन उसके पास चला गया। और बाद में उसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं और आपका नुकसान कर जाते हैं, है ना। एक चीज। दूसरी क्या चीजें हैं कि बहुत बार क्या होता है, फोटो या वीडियो या जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। नहीं करना चाहिए विदाउट कंसेंट। अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है, और अगर आप करते हैं तो भी गलत कर रहे हैं। तो बिना किसी के कंसेंट के किसी का फोटो क्लिक करना, किसी का वीडियो लेना या किसी का कॉन्वर्सेशन का ऑडियो बनाना, ये सारा चीज जो है वो गलत होता है। तो ध्यान रखिए कि टेकिंग फोटोज, वीडियोज और रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑफ योर कन्वर्सेशन विदाउट योर अवेयरनेस, है ना। कई बार ऐसा होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आपको पता तक नहीं होता है। बाद में वही रिकॉर्डिंग जो है वो कहीं और प्रेजेंट किया जाता है और बाद में उससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो बी अवेयर अबाउट दैट, है ना। आपके मूवमेंट को आपके बिना परमिशन के कुछ लोग ट्रैक करते हैं, ये भी होता है। मूवमेंट से मतलब है कि आप कौन से वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हो, कौन सा वेब लिंक को एक्सेस कर रहे हो, कौन सा अकाउंट पे आप जा रहे हो, है ना, किस तरह का पासवर्ड्स का यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है ये पोटेंशियल डेंजर्स हैं इंटरनेट पे। और ये अक्सर होता रहता है, हमेशा होता है। इसीलिए इनबॉक्स में आप देखिएगा बहुत सारा मैसेजेस ऐसा होता है कि जो आपके काम का नहीं होता, लेकिन आपके आते रहता है आपके इनबॉक्स में। और कई बार उसमें जो इंटरेस्टिंग मैसेजेस होते हैं वो हम लोग खोलते हैं। खासकर वैसे ईमेल को तो बिल्कुल एक्सेस ना करिए जिसमें कोई अटैचमेंट हो और वो आप नहीं जानते हैं कि वो मेल किसने भेजा या मेरे काम का है। अगर वो आपके काम का नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, और खासकर उसमें अटैचमेंट खासकर दिखे, तो वो मेल बिल्कुल भी आपको ओपन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, हो सकता है कि उसमें मैलवेयर हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो फिर वो मैलवेयर आपके कंप्यूटर में आएगा और फिर वो अपना काम भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके मोबाइल डिवाइस में बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसको आप कभी यूज नहीं करते हो, लेकिन आपको एक आध बार किसी के मोबाइल पे अच्छा लगा या आपने कहीं देखा तो आप उसको इंस्टॉल कर लिए। तो अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर हो तो उसको डिलीट कर दीजिए। कुछ इलीगल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं कई बार, जो कि आप जैसे हमें एंड्रॉइड का अगर हम एग्जांपल ले लें कि देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते, उसको डायरेक्ट हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, है ना। उसका एक कॉमन एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे कैम स्कैनर की अगर हम बात कर लें। कैम स्कैनर इज अ स्कैनिंग एप्लीकेशन कि आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो और चीजें कर सकते हो, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। बट चूंकि वो इंडिया में इलीगल हो चुका है चाइनीज ऐप होने की वजह से, तो इसलिए वो इलीगल है, तो वो प्ले स्टोर में तो आपको मिलेगा नहीं। अब आप उसको कहीं से इंस्टॉल करोगे तो मे बी यहाँ पर एक रिस्क आ जाता है कि वो उसके मदद से, उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें कुछ मैलवेयर्स आ सकते हैं, है ना, या फिर इस तरह के सॉफ्टवेयर आ सकते हैं जो आपको ट्रैक कर सकते हैं या आपका इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर या इलीगल सॉफ्टवेयर, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपके डिवाइसेस में हैं तो उनको आप अनइंस्टॉल कीजिए, डिलीट कर दीजिए, है ना, या फिर उसको रखने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी चीज ये है कि
आपका वाईफाई का फीचर जो है वो इनेबल जब आप कर रहे हो, है ना, या ब्लूटूथ चला रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपका लोकेशन जो है तभी ऑन कीजिए जब जरूरत हो। आपको पता नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए हम आप बता दें आपको, आप जब अपना मोबाइल आज चेक कीजिएगा, सारे लोग आप अपने मोबाइल को चेक कीजिएगा, आप चेक करेंगे ना सेटिंग में जाके, लोकेशन वाले सेटिंग में जाइएगा, आपको दिखेगा आपका लोकेशन ऑन होता है। ठीक है, आपका लोकेशन ऑन होने का मतलब है कि दूसरे बहुत आसानी से कोई भी आपके बारे में पता कर सकता है कि अभी आप इस वक्त कहाँ पर हो। और जब ये चीज पता कर सकता है तो आपकी बाकी एक्टिविटी को भी क्या किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो मोबाइल का या डिवाइस का जो सेटिंग है लोकेशन का, वो तभी इनेबल रखिए जब उसकी जरूरत हो। आप ब्लूटूथ तभी ऑन कीजिए जब उसकी जरूरत हो, आप वाईफाई तभी ऑन कीजिए जब उसकी जरूरत हो। बिना वजह, बिना जरूरत लोकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे फीचर्स को इनेबल करना सही नहीं होता है। कई बार उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वाईफाई, अब उसके मन में सवाल आ सकता है कि वाईफाई ऑन रखे हुए हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरा वाईफाई है क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ेगा कि जब वाईफाई की मदद से आपके कंप्यूटर्स में या आपके डिवाइस से हम कनेक्ट हो जाएंगे अनऑथराइज्ड तरीके से, तो आपके डिवाइस का सारा इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। इवन आपका कॉल रिकॉर्ड, इवन आपका कैमरा, इवन आपका फोटोग्राफ, वीडियोस, हर चीज हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए वाईफाई, ब्लूटूथ या आपका लोकेशन, इस तरह का कोई भी फीचर जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में इनेबल होता है, उसको तभी इनेबल रखिए जब उसकी जरूरत है, अदरवाइज उसको डिसेबल रखना सही होता है। अब जैसे हम यहाँ ओपी जिंदल स्कूल में बैठे हैं, तो मेरे लोकेशन को ट्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी मेरा लोकेशन ट्रैक कर सकता है मेरा ईमेल आईडी की मदद से, और हमको बता सकता है अभी कि हम कहाँ पर बैठे हैं, है ना। तो बहुत सिंपल है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही वेबसाइट को विजिट कीजिए जिस वेबसाइट को आप जानते हैं। जैसे अभी दिवाली आया था ना, तो दिवाली में एक मैसेज चल रहा था कि बिग दिवाली सेल चल रहा है और फ्लिपकार्ट में जो है बहुत सारा गिफ्ट आ रहा है। तो ठीक है ना, वो वेबसाइट फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे आ रहा है, लेकिन अलग से एक मैसेज आया कि फ्लिपकार्ट जो है आपको 50,000 का गिफ्ट वाउचर दे रहा है, और जब आप उसका वेब एड्रेस देख रहे हैं तो वो flipkart.com पे जो है कुछ और है, कोई लिंक है ना। तो वो नहीं है, ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, उसका लोगो, उसका नाम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो ओनली विजिट दोज वेबसाइट्स दैट यू नो, है ना, वेबसाइट कैन पोटेंशियली इंस्टॉल malwares ऑन योर डिवाइस एंड स्टील इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी वेब लिंक या वेबसाइट जब एक्सेस आप करते हैं तो वो ध्यान दीजिए उस पर कि वो आपकी जानकारी में है या नहीं है। अगर अननोन वेबसाइट है, अनजान है, या लग रहा है कि उसके एड्रेस में कुछ गलती है, स्पेलिंग में कुछ गलती है, तो वैसे वेब एड्रेस को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। और आप करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करते हैं। ठीक, बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो जब हम डाउनलोड करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि उसको जिस जगह से भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, वो वेबसाइट आपके जानकारी में हो। अदरवाइज अननोन वेबसाइट में आप जब जाते हैं तो पहले क्या हो चुका है या होता है वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो आपका वहां पर डिस्कस में आ चुका है, तो ये सारी चीजें फिर से हो सकती है। कई बार फ्री के चक्कर में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, हमको पैसा नहीं देना पड़े तो हम फ्री में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्री में डाउनलोड कर रहे थे तो वो कहीं से भी मिलेगा हमको। अब उसको सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं कि 10 वेबसाइट जो विजिट कर जाते हैं, और 10 वेबसाइट में कौन सा विजिट मेरे लिए पोटेंशियली हार्मफुल है या मैलवेयर है उसमें, वो हमको पता नहीं होता है। और बाद में जो है हमारे कंप्यूटर्स में उस तरह के मैलवेयर्स आ जाते हैं और हम परेशानी में आना शुरू हो जाता है हमारा। ठीक है, जैसे एक बार फिर से हम एग्जांपल बता दें, खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ट्रांजैक्शन जब करते हैं या परचेज करते हैं कोई चीज और पेमेंट करते हैं, तो एक बार यूआरएल को जरूर चेक कीजिए। यूआरएल जब भी नहीं आप नहीं चेक करेंगे तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जैसे अभी आप देखो येलो कलर में आपको दिख रहा होगा onlinesbi.com, ये एक बहुत कॉमन वेबसाइट का एड्रेस है जहां पर आप पेमेंट करते हैं या परचेज करके पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई का ये ऑफिशियल एड्रेस है onlinesbi.com। लेकिन यही onlinesbi.com अगर लिखा हो onlinesbi.com और उसमें L के जगह पे 1 लिखा हो, तो पढ़ने में तो वो ऑनलाइन एसबीआई ही दिखेगा ना। और आप वहां पर जाके पेमेंट कर रहे हो या फिर वहां पर जाके परचेज कर रहे हो, तो आप तो अपना सारा क्रेडेंशियल वहां डाल दिए। अब डाल दिए तो वो तो वहां उनके पास रिकॉर्ड हो गया, और फिर आपका 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे जितना भी समय उनको लगे उतने देर में आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो वेब एड्रेस जो होता है ना, वो जो यूआरएल आपको मिलता है मैसेज में या ईमेल में या कोई आपको भेजता है व्हाट्सएप पे,
तो उस यूआरएल को एटलीस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि वो यूआरएल सही है या नहीं है। और अगर कहीं आपको लगता है कि वो सस्पिशियस है तो या तो आप उसको इस्तेमाल मत कीजिए, या तो वेरीफाई हो लीजिए कि वो सही है या गलत है। ठीक है, कोई भी लिंक जिसपे आप ट्रस्ट नहीं करते हो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो वेबसाइट फेक हो सकता है। ठीक है, ओटीपी पासवर्ड ये शेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह के लॉगिन इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, खासकर फोन पर या वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे। कई बार देखोगे आपके पास स्पिनर, जैसे आप वेबसाइट चला रहे हो, कोई पेज वगैरह सर्च कर रहे हो, और पेज सर्च करते करते आपके पास ना स्क्रीन पे एक ऐड आ गया कि ये बस 2 सवाल का जवाब दो, क्विज है, और उसके बाद जो है आपको जो है प्राइज मिल जाएगा। या एक स्पिन व्हील आजकल बहुत चला हुआ है, स्पिनर देखते हो, स्पिनर है, स्पिन करते हो, कोई ना कोई प्राइज आपको निकलना ही है उसमें। कई बार तो आईफोन भी निकल जाता है एप्पल का, और बाद में पता चलता है कि आपको कुछ नहीं मिला। क्यों हुआ? तो आईफोन तो आपको मिला वहां पर, और बोला है कि फिर जो है ना कि ये डिलीवर कहाँ होगा, तो आप अपना एड्रेस दीजिए, है ना। आप वो कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो आप अपना फोन नंबर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका नाम, ये सारी चीजें ले लिया। कई बार आपका अकाउंट डिटेल भी मांग लेता है। अकाउंट डिटेल नहीं मांगेगा तो फिर वो अकाउंट डिटेल कैसे निकालेगा? तो आपका नाम, आपका फोन नंबर काफी होता है। ठीक है, इसलिए कहीं पर भी अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने से पहले बहुत सोच समझ के शेयर करना चाहिए। खासकर ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। और ऑनलाइन अगर आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या लॉगिन इंफॉर्मेशन या क्रेडेंशियल शेयर कर रहे हैं तो एक बार उस यूआरएल को जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। बहुत खुशी खुशी हम लोग मॉल पे भी जाते हैं ना, तो मॉल पे जब बिलिंग कराते हैं तो बिलिंग कराते समय आपको जो वो काउंटर पे जो आदमी होता है ना, जो आपका बिल ले रहा होता है, वो कई बार आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछता है। आप बताते भी हो, खुशी खुशी बताते हो, है ना। तो जैसे आप रीजन पूछोगे तो वो रीजन आपको बताएगा कि हमारे यहाँ जो ऑफर्स वगैरह आते हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे सपोज मान लो कि आप बिग बाजार गए, वहां पर आप बिल करवा रहे थे, तो बिल करते समय आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ लिया गया, आप बता दिए। तो आप तो बता दिए बिग बाजार को, क्योंकि आपको लगता है कि बिग बाजार जो है अपना ऑफर या अपना जो भी डिस्काउंट्स होगा वो आपको मैसेज के थ्रू बताएगा। तो एक बार थोड़ा सोच कर आप देखो कि इज इट पॉसिबल कि आज जो है 20% का छूट है तो आज हम बिग बाजार जाके शॉपिंग कर लेंगे, या फिर अगर कोई डिस्काउंट चल रहा है उसी दिन हम जाके देख लेंगे, है ना। और क्या ऐसा है कि जो बिग बाजार है वो अपना डिस्काउंट या ऑफर जो है वो एडवर्टाइज नहीं करता है ना। वो अपने जो मॉल है उसके बाहर लगाता होगा, वो एडवर्टीजमेंट करता होगा, है ना। सड़क के किनारे होर्डिंग्स लगा देते हैं वो लोग। तो फिर आपका मोबाइल नंबर ही क्यों जरूरत है? आपके नंबर्स 2-2 रुपए 5-5 रुपए में बिक जाते हैं, है ना। और वो इसी ऑनलाइन प्रेडेटर्स के पास जाते हैं, बाद में आपको फेक कॉल, फेक मैसेजेस, ये सारी चीजें आने शुरू हो जाते हैं, और आप फिर परेशान होने लगते हो, अनॉयड होने लगते हो, है ना। तो कहीं पर भी अपना मोबाइल नंबर, अपना इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है वो शेयर करने से पहले सोचिए कि आप कहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट है जो आपको लगे अननोन है उसको क्लिक नहीं करना है। कोई भी पासवर्ड्स, किसी भी तरह का ओटीपी, खासकर फोन पर बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि फोन पे जिसको आप बता रहे हो वो तो सुन ही रहा है, आपके आसपास में भी कोई होगा जो आपको सुन रहा होगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह के वेबसाइट्स में इस तरह का कोई काम कर रहे हो तो फिर ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 2FA एक ऑथेंटिकेशन है जिसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब आप इस्तेमाल करते हो तो कोई भी आपका अकाउंट जब लॉगिन करेगा तो सबसे पहले वो आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज में परमिशन लेगा। ठीक है, कोई ओटीपी आ सकता है, या फिर कोई लॉगिन पासवर्ड जो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड उसको बोलते हैं, हम लोग जनरेट करके रखते हैं, तो वो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपसे पूछा जा सकता है जो कि आपके पास होगा। और कोई भी अनऑथेंटिकली अगर किसी तरह से आपका लॉगिन करता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। 2FA जो है ना बहुत कॉमन टूल है, इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, पता नहीं आप नहीं करते होंगे, जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर्स जब आप इंटरनेट से जोड़ते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपके कंप्यूटर में एक कम से कम अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहना चाहिए। ठीक है, और समय समय पे आपको क्या करना है कि उसको स्कैन भी करते रहना है ना। समय समय पे उसको स्कैन भी करते रहना आपके कंप्यूटर को कि किसी तरह का कोई मैलवेयर तो नहीं आ गया, किसी तरह का कोई एडवेयर तो नहीं आ गया। और साथ में कोई एडिशनल अगर एक्सटर्नल डिवाइस प्लग इन कर रहे हो
तो उस एडिशनल डिवाइस को भी स्कैन करना चाहिए एक्सेस करने से पहले, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, है ना। एक, जब आपका काम खत्म हो जाए जरूर से याद रखिए, चाहे वो मोबाइल हो, वो टैब हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, या फिर वो डेस्कटॉप हो सकता है, अगर काम खत्म हो जाए तो आप उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हर वक्त अगर मोबाइल या कंप्यूटर या आपका कोई भी डिवाइस नेटवर्क पे है तो आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन प्रीडेटर कब कहां से आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसमें इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, खुद को और आसपास के लोगों को भी एडुकेट कीजिए, है ना। बहुत सारे इंटरनेट स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे फेक न्यूज आते हैं जिसके में हम फंस जाते हैं, बह जाते हैं। कई बार तो हम ऐसे मैसेजेस को भी शेयर करना शुरू कर देते हैं जो हमारे रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है कि बढ़िया है, भेज देते हैं, तो हम भेज देते हैं। तो देयर आर सो मेनी फेक स्कैम्स, देयर आर सो मेनी फेक न्यूज, फेक पोस्टर्स, इमेजेस, कई तरह की चीजें हैं जो हर वक्त शेयर होती रहती हैं इंटरनेट पे, और उसको हम जो है उसका भी हिस्सा हम बन जाते हैं। तो थोड़ा इन सब चीजों से खुद को बचा कर रखना जरूरी है। ठीक है, परमिशन जब आप किसी ऐप को देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। रेड कलर से इसीलिए हम इसको लिखे भी हैं कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं या मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं, और जैसे मोबाइल पे हम इंस्टॉल करते हैं ना कि दे विल आस्क सम परमिशन, जैसे आपका माइक्रोफोन का परमिशन चाहिए उनको, आपका कैमरा का परमिशन चाहिए उनको। ठीक है, तो देखिए कि वो एप्लीकेशन का सच में कैमरा का इस्तेमाल है कि नहीं है उस एप्लीकेशन में। आप एक बार जरूर देखिए कि उस एप्लीकेशन में आपके माइक्रोफोन का इस्तेमाल है कि नहीं है। आप जरूर देखिए कि आपके जो एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखा है या अभी आपने किया है उसमें आपके गैलरी का इस्तेमाल है या नहीं है। खासकर गैलरी की बात कर रहे हैं, है ना, कि वो पूछते हैं अलाउ एक्सेस, है ना, अलाउ डोंट अलाउ पूछते हैं वो एक्सेस के लिए। तो आप देखिए कि जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो भी परमिशन वो मांग रहा है उस चीज की जरूरत उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अलाउ आप नहीं करेंगे, अगर है तभी आप अलाउ कीजिए। या फिर उसमें 3 ऑप्शन होता है, एक अलाउ होता है, एक नॉट अलाउड होता है जिसको डोंट अलाउ बोलते हैं, वहां पर लिखा होता है, और एक होता है कि फॉर दिस टाइम ओनली, है ना। तो ये थोड़ा स्मार्टली उसको आपको जो है यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन की यूज करने की जल्दी में सारे ऑप्शंस को अलाउ कर दिया, तो जरूरत नहीं है तो भी आपने अलाउ कर दिया, मतलब आपने अलाउ किया, उस एप्लीकेशन की मदद से अपना सारा इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, शेयर करने जा रहे हो आप। ठीक है, तो अपना फोटोज, वीडियोस या डिटेल्स जो भी है, कैमरा, वो जो है कोई और एक्सेस कर सकता है आपका, है ना। पेगासस के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में था अभी 1 महीना पहले, पेगासस मैलवेयर, है ना, स्पाईवेयर था ये। पेगासस जो था वो बहुत सारे लोगों के मोबाइल में और कंप्यूटर में भेजा गया, खासकर मोबाइल नंबर में भेजा गया, मोबाइल नंबर्स को ट्रैक करने के लिए। और पेगासस की खासियत ये थी कि वो आपके कैमरा तक को एक्सेस कर रहा था, है ना। तो आपके कितने सारे इंफॉर्मेशन चुराए होंगे उसमें, है ना। इंडिया से 4000 लोगों का लिस्ट था उसमें, रामगढ़ का भी एक जो पत्रकार था उसका भी लिस्ट में नाम था। तो वो क्या कर रहा होगा, उसकी जरूरत क्या होगी। तो बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आपके पास मिस्ड कॉल आएंगे, है ना, अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आ गया, अब आप उसको एक्सेस करके देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे फेक कॉल्स आ जाते हैं आपके पास, है ना। तो ध्यान रखने की चीजें, तो जब भी कोई इंटरनेट एप्लीकेशंस जब डाउनलोड कर रहे हो आप और उसमें किसी तरह के एक्सेस के बारे में बात होती है कि आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा, आपकी गैलरी या आपका कॉन्टैक्ट, इस तरह का कोई एक्सेस आपसे पूछा जाता है, तो बी श्योर कि वो उस एप्लीकेशन के लिए जरूरी है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अलाउ नहीं कीजिए, अगर जरूरत है तभी आप उसको अलाउ कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको किताब पढ़ने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, जैसे होता है ना अमेजन का एक आता है किंडल आपने डाउनलोड किया। अब किंडल आपसे पूछ सकता है कि आपका कैमरा अलाउ करना है आपको, तो क्या आपको किताब पढ़ने के लिए कैमरा को अलाउ करना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्यों करेंगे अलाउ, है ना। वो ऑडियो के लिए पूछेगा, माइक्रोफोन के लिए, ऑब्वियसली नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडियो माइक्रोफोन आप अलाउ कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट यू आर टॉकिंग, आपका वो रिकॉर्ड हो रहा है ना। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, अलेक्सा का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑब्वियसली सब जानते होंगे अलेक्सा के बारे में। आईफोन यूजर सीरी को जानते होंगे, जितने भी आईफोन यूजर्स हैं उनको पता होगा सीरी, मेरे मोबाइल में भी है। अलेक्सा और सीरी जो है ये 24 आवर एक्सेस रहता है। आप जब भी बोलेंगे ना अलेक्सा ये काम करो, अलेक्सा तुरंत रिस्पॉन्स करती है।
सीरी को तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दो कमांड, वो तुरंत रिस्पॉन्स करती है। दे आर लिसनिंग 24 आवर, हर चीज ये सुन रहा है, हर चीज ये आपका जो है रिकॉर्ड कर रहा है, और जो उसको कमांड लगता है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये अलेक्सा, ये सीरी, ये ओके गूगल जो आप सुनते हो या देखते हो, ये सारी चीजें जो है ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। कई बार ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ये जब मैलवेयर आपका कंप्यूटर में या डिवाइस में जब पहुंचता है तो ये अलेक्सा और इस तरह के जो सीरी, ये सारी चीजें जो होती है उनके साथ जो रेप्लिकेट हो जाती है। तो ये तो 24 घंटा आपकी चीजों को सुन रहा है ना, आप कहाँ क्या बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो, तो वो रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है, कैमरा एक्सेस करने का मतलब क्या है कि वो आपका कैमरा पॉकेट में रखा हुआ है मोबाइल, और कैमरा बाहर की तरफ है, एक्सेस किसी वक्त बाय मिस्टेक, बाय चांस एक्सेस हुआ तो आप किस जगह पे हो, किस लोकेशन पे हो, वो पता चल जाता है ना। कॉन्टैक्ट आप दे देते हो एक्सेस, कॉन्टैक्ट दे दिया आपने तो आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कॉन्टैक्ट्स एक्सेस हो गए दूसरों के लिए, तो उसमें से जरूरी कॉन्टैक्ट्स वो निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें किस चीज के लिए परमिशन मांगा जा रहा है वो जरूर चेक कीजिए कि उस एप्लीकेशन से उसका लेना देना है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अलाउ नहीं कीजिए। ठीक है, अगर बात करें कि लैपटॉप को कैसे यूज करना है, तो लैपटॉप जब आप इंटरनेट के साथ यूज करते हो, नेटवर्क के साथ यूज करते हो, तो खासकर आपके ब्राउजर में एक फीचर होता है दैट इज पॉपअप ब्लॉकर। ये पॉपअप ब्लॉकर जो होता है ना, ये हमेशा एक्टिवेट रहना चाहिए। ये क्या होता है कि कई बार आपके पास जो ना बहुत सारे अनॉइड मैसेज आते रहते हैं, जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करो, वेब ब्राउजर खोलो और कुछ ना कुछ जो है पॉपअप आना शुरू हो जाता है साइड में। तो वो क्या करता है कि ये पॉपअप ब्लॉकर जो होता है इस तरह के पॉपअप को ये ब्लॉक करके रखता है। कोई वेबसाइट ओपन किया, उसके ऊपर एक ऐड आ गया, कोई वेबसाइट ओपन किया, उसके ऊपर स्पिनर आ गया, आईफोन जीत लो, 50,000 का गिफ्ट वाउचर जीत लो, है ना। तो ये मेलवेयर्स जो होते हैं, जिसमें मेलवेयर्स होते हैं, वो पॉपअप ब्लॉकर्स क्या करता है, वैसे ऐड को ब्लॉक करके रखता है। कई बार आप फॉर्म्स वगैरह भरोगे तो चूंकि वो उसमें लगता है उनको सेंसिटिव, तो उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, तो आपका फॉर्म वगैरह नहीं खुलता, तो बाद में थोड़ी देर के लिए उसको हम अलाउ भी करते हैं जरूरत के हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कर पाओगे, तो आप उसको एक्टिवेट रखो पॉपअप ब्लॉकर को। और अगर आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हो कोई बात नहीं, पॉपअप ब्लॉकर जो है उसको आप बंद भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो ऑन होना चाहिए, ताकि मैलवेयर्स जिस भी तरह के पॉपअप्स में आ रहे हैं, जो एड्स आते हैं, खासकर एड्स, मैलवेयर्स का सबसे कॉमन जो सोर्स है ना, वो एडवर्टीजमेंट ही है। इंटरनेट आप खोलते हो ना, तो वेबसाइट पे बहुत सारे एड्स आते हैं अननेसेसरी, जिसको आप पहचानते भी नहीं हो। तो वो खासकर जो कॉमन सोर्स है, ये सबसे ज्यादा इसी से आता है। ठीक है, अच्छा, शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं एक, है ना। तो शोल्डर सर्फिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वॉच आउट फॉर शोल्डर सर्फिंग। इसमें होता है कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं आसपास के, उनको क्या होता है कि ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या टाइप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, है ना। और उसके टाइपिंग स्टाइल से, या आपके की जो फिंगर आपके कीबोर्ड पे चल रहा होता है, उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। तो उससे वो आइडिया लगाते हैं, फिगर आउट करते हैं कि क्या पासवर्ड आपने डाला होगा। जैसे आप मान के चलो कि मेरे बगल में बैठे हो और हम अपना मोबाइल में कुछ लॉगिन कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हो देखने का, बट देख तो नहीं पा रहे हो, बट आप मेरी उंगली पे पूरा ध्यान रखे हो कि हम उंगली जो है कि यहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ टैप कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग। बगल में बैठा हुआ कोई आदमी आपका मोबाइल सर्फ कर रहा है, लेकिन क्या है कि वो एक्टिवली सर्फ नहीं कर रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और उसी से वो फिगर आउट करता है आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, है ना। तो ट्राई करता है फिर वो, ठीक है। कुछ तुक्का लग जाता है, कुछ तुक्का नहीं भी लगता है ना। लेकिन समटाइम अगर लग जाता है तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो शोल्डर सर्फिंग ना हो रहा हो कहीं अगल बगल में आपके, ठीक है। क्योंकि अगर शोल्डर सर्फिंग हो रहा है तो आपका डेटा एक्सेस होने का खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप पे अगर आप काम कर रहे हो तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहाँ के लिए हम बात कर रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं जब आप किसी कैफे में या कहीं बाहर किसी दूसरे का कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका खुद का कंप्यूटर है और आपके कस्टडी में तो कोई बात नहीं है, बट अगर आप बाहर कहीं पब्लिक में हो और कहीं पर काम कर रहे हो, तो डेस्कटॉप जब आप यूज करो तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप कोई सेंसिटिव अकाउंट लॉगिन करते हैं। क्योंकि की लॉगर एक सॉफ्टवेयर होता है,
कई बार क्या होता है कि पब्लिक में ऐसे डेस्कटॉप जो होते हैं उसमें की लॉगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करते हैं कि टाइमली, समय के साथ, एकदम टाइम के साथ आप कौन सा की प्रेस कर रहे हो वो वहां पर जो है रिकॉर्ड होता है। बाद में उसकी हिस्ट्री जो वो प्रिंट कर लेते हैं और उसी से वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या उसने यूजर आईडी डाला होगा, क्या उसने पासवर्ड डाला होगा। और ये सबसे ज्यादा हैकर्स काम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पब्लिक में कहीं पर आप जब जाए और लॉगिन वगैरह करना हो किसी अकाउंट को या कुछ भी, कई बार होता है ना कि हम बाहर कहीं निकले और जरूरत पड़ गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है तो हम साइबर कैफे चले गए और साइबर कैफे में जाके अपना जो अकाउंट लॉगिन करके और पैसा ट्रांसफर कर लिया या जो भी काम करना था कर लिए। कोशिश कीजिए कीबोर्ड को हाथ ना लगाएं। लगाने का मतलब, कीबोर्ड को हाथ लगाने का मतलब उतना ही यूज कीजिए जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। जहां बात आए लॉगिन की, जहां बात आए पासवर्ड की, आप वर्चुअल कीबोर्ड का या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे नेट बैंकिंग जब आप लॉगिन करते होंगे तो नेट बैंकिंग आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है वर्चुअल कीबोर्ड का। बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए। अगर आप पब्लिक में हो तो जरूर करना चाहिए, है ना। उसमें माउस की मदद से आपको क्लिक करना होता है, वो कीबोर्ड आपके स्क्रीन पे होता है। ठीक है, तब क्या होता है कि नीचे जो कीपैड है उसमें सॉफ्टवेयर की लॉगर काम नहीं करता है, तो आपके जो की स्ट्रोक्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मोबाइल जब आप यूज कर रहे हो तो अपना, चूंकि हमारे पास आजकल मोबाइल पैटर्न लॉक के थ्रू भी आप आने लगा है, तो आप स्क्रीन को पैटर्न से लॉक कर सकते हैं। 2FA यूज कर सकते हैं जिसके बारे में हम बताए थे आपको, 2A फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और पासकोड जो बनाइए वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसको बोलते हैं, कोई पूछ सकता है, मन में ख्याल भी आया होगा कि व्हाट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का पहला क्राइटेरिया होता है कि वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8, है ना, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया उसका ये होता है कि कम से कम उसमें एक कैरेक्टर कैपिटल या कम से कम एक कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, अपर केस और लोअर केस लेटर में होना चाहिए। और तीसरा जो मेन क्राइटेरिया है उसका कि कम से कम उसमें एक अल्फाबेट के अलावा नंबर होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया उसका है कि ये सारे चीजों के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर का आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स वाले लोग समझते होंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ट्रिक है कि हम उससे क्या कर सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको अलाउ करता है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है और क्या हो सकती है किसी भी वैल्यू की, है ना, कोई भी पैटर्न का। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक अल्फाबेट आ गया, जो कैरेक्टर जो होगा अपर केस में होगा, कुछ लोअर केस में होगा, कुछ नंबर्स आ गए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, तो उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो वो ज्यादा हो सकते हैं, तो उसमें गेस करना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कम से कम एक लेटर कैपिटल या स्मॉल एक लेटर होना चाहिए, 8 कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए। जितना लंबा पासवर्ड होता है उतना गेस करने में मुश्किल होता है, और जितना छोटा पासवर्ड रहेगा उसको गेस करना उतना आसान है। कई बार हम लोग एक कैरेक्टर का भी पासवर्ड रख लेते हैं, तो एक कैरेक्टर का पासवर्ड ले लेते तो कीबोर्ड में जितना बटन है एक एक करके वो ट्राई कर लेंगे, खुल जाएगा। कई बार 4 डिजिट का नंबर रख लेते हैं, तो 4 डिजिट का नंबर रख लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक ही नंबर है। 4 डिजिट कोई भी हम कॉम्बिनेशन बना के चेक करना शुरू करेंगे 2-3 दिन में तो पता कर ही लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें हैं, इसलिए स्क्रीन लॉक, पासकोड, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। हर एप्लीकेशन के लिए पासवर्ड, अगर जो सेंसिटिव एप्लीकेशन है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, जरूर रखना चाहिए। लॉक स्क्रीन टाइम जो है वो 30 सेकंड के आसपास आप रख सकते हैं, 15 सेकंड, 30 सेकंड। उससे ज्यादा रखेंगे तो मोबाइल ज्यादा देर तक खुला रहेगा और अननेसेसरी कोई यूज कर सकता है। और जो भी ऐप जरूरत है उसको रखें, जो अननेसेसरी एप्स हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है बहुत सारे फ्रॉड से बचने का, है ना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि पासवर्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाते हैं, साथ ही साथ आपका पासवर्ड मैनेजर आपका फेस आईडी, फिंगरप्रिंट
या कोई बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आपका साथ में लेता है। जैसे अभी आप देखोगे फोन पे, गूगल पे वगैरह जब आप करते हैं तो आप पहले एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड डालते हैं या फिंगरप्रिंट आप लगाते हैं अपने मोबाइल में। फिर जब आप पेमेंट करते हैं तो वो आपसे फिर से पासवर्ड पूछता है, और अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखे हो तो पासवर्ड के साथ फिर से आपसे जो है पैटर्न या फिंगरप्रिंट मांगता है या फेस आइडेंटिफिकेशन वो चाहता है। तो कहने का मतलब है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसमें पासवर्ड के साथ आपका एक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, ताकि पासवर्ड डालने के बाद भी आपको वो वेरीफाई करने के लिए आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन से ही करेगा वो वेरिफिकेशन, है ना। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जरूर यूज कीजिए मोबाइल वगैरह में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर आप बैंकिंग वगैरह करते हो या आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या लॉगिन है उस टाइम, ठीक है। मैलवेयर के बारे में हम बात कर रहे थे कि बताए थे कि आगे हम लोग देखेंगे। तो मैलवेयर में एक जो बताया कि सॉफ्टवेयर होता है ये एक तरह का जो अनऑथराइज्ड एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है किसी भी विक्टिम के सिस्टम में। जैसे आपके सिस्टम से हमको आपका इंफॉर्मेशन चुराना है, अब आपके कंप्यूटर में मैलवेयर हम कैसे इनपुट करेंगे? तो 2 तरीके हैं, या तो हम कोई पेन ड्राइव या दूसरी चीज से आपके मोबाइल में डाल दें कंप्यूटर में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम कॉपी करेंगे तो आप देख लोगे। तब हम क्या करते हैं कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग ईमेल्स, अट्रैक्टिव मेल्स या एडवर्टीजमेंट जो है मेल में आपको भेजते हैं, और वही ईमेल जब आप एक्सेस करते हो तो आपको जो हमारा भेजा हुआ मैलवेयर है तो होता है वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस हो जाता है, वह रेप्लिकेट हो जाता है ना, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है ये खुद ब खुद कॉपी हो जाता है, और जिस तरीके से उसको प्रोग्राम किया जाता है उस प्रोग्राम के हिसाब से वो काम करना शुरू करता है। कई तरह के मैलवेयर्स हैं जो कि बहुत तेजी से मार्केट में चल रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर के साथ स्पाईवेयर, है ना, कमांड एंड कंट्रोल, और भी बहुत सारे हैं। एक एक करके अगर हम लोग इसको समझे तो 1-2 के बारे में हम बता देते हैं कि जैसे हम स्पाईवेयर इज अ कॉमन, जिसका पेगासस का अभी हम नाम लिए थे थोड़ी देर पहले, स्पाईवेयर था वो, है ना, कि आपका जासूसी कर रहा था वो। अगर आपके मोबाइल में स्पाईवेयर हम भेज दें या आपके कंप्यूटर में भेज दें तो आप कंप्यूटर किस तरीके से यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी जासूसी करना हमारे लिए आसान होता है। या मोबाइल में आपका हम भेज दें तो आपका मोबाइल किस तरीके से काम कर रहा है उसकी जासूसी करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे इशारे पे, या सेंडर जो होता है जो मैलवेयर भेजता है उसके इशारे पे काम करता है, या आपके डिवाइस को कैसे चलाना है वो अब आप तय नहीं करेंगे। अब कौन तय करेगा? जिसने मैलवेयर भेजा है ना, वो तय करेगा कि कैसे आपका कंप्यूटर चलेगा। आप कुछ भी करोगे आपको लगेगा कि आपका कंप्यूटर खराब हो गया, है ना, और कुछ नहीं। और एक रैंसमवेयर होता है। रैंसमवेयर जो होता है वो बेसिकली मैलिशियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो होता है वो आपसे पैसे वगैरह वसूलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि आपका कुछ सेंसिटिव डिटेल चुरा लिया जाएगा और बाद में आपसे पैसा मांगा जाएगा, या और भी कुछ किया जा सकता है, आपको कॉल किया जा सकता है, आपको मैसेज किया जा सकता है ना। और जो फेमस मैलवेयर अटैक जो हुआ था कुछ साल पहले, रैंसमवेयर, आप सुने होंगे रैंसमवेयर, बहुत सारे एटीएम मशीन्स को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था और उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया था। अभी ये मुझे लगता है कि 3 से 4 साल पुरानी बात है, आई थिंक। तो 3 से 4 साल पुरानी बात थी ये, है ना, कि बहुत सारे एटीएम मशीन्स को अपग्रेड करना पड़ा, बहुत सारे सिस्टम्स को बंद करना पड़ा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ था। दैट वाज वानाक्राई नाम का था वो, है ना, उसका नाम था वानाक्राई। और वो रैंसमवेयर पूरी दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स को बर्बाद कर दिया, बहुत सारे लोगों के पैसे ऐंठे, बहुत सारे पैसे चोरी हो गए, है ना। और उस वक्त शटडाउन, अल्टीमेट ऑप्शन वाज दैट शट डाउन द एटीएम काउंटर्स और बैंक्स। तो बैंक का जितना भी वेबसाइट था उसको अपग्रेडेशन के लिए शट डाउन करना पड़ा कुछ दिन के लिए बहुत सारे शहरों में। उसके बाद जो है एटीएम मशीन्स को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था। अगर आपको याद होगा या आप पीछे जाएंगे, नेट सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और हमारे आसपास के भी कुछ एटीएम्स को बीच में बंद कर दिया गया था इसी वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक के वजह से। बाद में फिर उसका अपग्रेडेशन वगैरह करने के बाद फिर उसको खोल दिया गया था। तो इट वाज टुक 3 और 4 डेज आई थिंक, मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की बात थी कि 1 हफ्ते तक जो है वो बहुत सारे डिस्टर्ब हुए थे सारे लोग, है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि पैसा बहुत चोरी हुआ था। आप एटीएम कार्ड डालते, आप अपना अकाउंट डिटेल डालते, और उसके बाद जितने पैसे आपको विड्रॉ करने होते वो पैसे विड्रॉ तो होते लेकिन आपको नहीं मिलते,
वो किसी और के खाते में चले जाते हैं। दैट वाज रैंसमवेयर, और इसके शिकार अभी भी बहुत लोग होते हैं, है ना। क्या करें, कैसे पता करें कि हमारा सिस्टम जो है वो किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अटैक से है? तो उसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आपका सिस्टम या तो कई बीच बीच में हैंग हो रहा होगा, है ना, स्लो डाउन हो गया होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका सिस्टम का स्टोरेज स्पेस जो है वो बहुत कम हो गया होगा। हो सकता है कि आपका कुछ फाइल्स जो है वो मिसिंग हो गया होगा बिना किसी रीजन का, कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, अचानक से इसका ये फाइल कैसे मिसिंग हो गया, है ना। हो सकता है कि आपका सिस्टम बिना आपके परमिशन के अपने आप रीस्टार्ट होने लगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पे रेगुलरली पॉपअप एड्स आना शुरू हो जाए, ठीक है। कुछ फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना। आप जब ब्राउजर खोल रहे हैं तो वो रीडायरेक्ट होने लग रहा है, बार बार होम पेज पे चला जा रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो वो रीडायरेक्ट हो जा रहा है। अगर इस तरह की चीजें आपके कंप्यूटर्स में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके कंप्यूटर में किसी न किसी मैलवेयर के अटैक हुए होंगे। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, जब आप नेटवर्क पे आते हैं, ठीक है। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप कम से कम एक एंटीवायरस का जरूर इस्तेमाल कीजिए और उसको रेगुलर इंटरवल पे एक्सेस अपडेट करते रहना है ना। अगर आप इसको अपडेट करते रहेंगे तो वो जो हम लोग उसको सिग्नेचर बोलते हैं, बंद करवाइए, उसको सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर बोलने से क्या होता है कि वो टाइम टू टाइम अपडेट होता है। जैसे मार्केट में या इंटरनेट साइबर स्पेस में नया जब आपका वायरस आता है ना, तो उसके बारे में लोग रिपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर में कुछ आ गया, मेल फंक्शन हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो हम क्या करते हैं कि कंपनी को रिपोर्ट करते हैं जिसका हम एंटीवायरस चलाते हैं। तो फिर वो एंटीवायरस कंपनी जो है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर नया डेफिनेशन तैयार करती है, सिग्नेचर तैयार करती है, और फिर उसका पैच जो है वो आपके अपडेट्स में आता है। तो अगर कोई नया तरह का कोई मैलवेयर या कुछ आता है जो रिपोर्ट होते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती है एंटीवायरस, वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है ताकि वैसे वायरसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके, स्कैन किया जा सके। तो एंटीवायरस जरूर रखिए कंप्यूटर में, ओरिजिनल, है ना, और रेगुलर उसको अपडेट करिए, ठीक। दूसरी चीज है कि उस एंटीवायरस के हेल्प से कंप्यूटर के ड्राइव्स को, फाइल्स को रेगुलरली क्या करना चाहिए, स्कैन भी करना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं से भी आपको किसी भी तरह का लिंक अगर मिलता है कि इसमें ये ऑफर चल रहा है या इसमें ये आपको प्राइज मिलने वाला है या आपको ये जीत जाओगे, आप वो कर लोगे, तो इस तरह के लिंक से एकदम सावधान रहिए, क्योंकि ये लिंक्स आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। रैंसमवेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो एक तरह से यूजर फाइल का एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है जिसमें जो रैंसम अटैकर होता है, रैंसमवेयर अटैकर, वो आपसे कुछ पैसे डिमांड करते हैं। आपका बेसिकली होता क्या है कि आपका अकाउंट को वो फ्रीज कर लेते हैं, या अकाउंट को ही वो अपने जो है क्या बोल सकते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं, और बोलते हैं कि आप वापस तभी करेंगे जब तुम हमको इतना पैसा दोगे, है ना। इस तरह का केसेस बहुत सारा हुआ और हुआ है, इसलिए आप भी बच के रहिए। कई बार रैंसमवेयर के शिकार आप हो सकते हैं, आपको कॉल आ सकता है, आपको मैसेज आ सकता है, या फिर एटीएम मशीन में जब आप जाएं तो एक बार कीपैड को जरूर चेक कर लीजिएगा, कीपैड के ऊपर कोई लेयर तो नहीं है, या फिर कीपैड के ऊपर कोई दूसरा कीपैड तो नहीं लगा हुआ है ना। और अगर ऐसा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, या फिर उसको आप यूज मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कीपैड के ऊपर अगर कोई दूसरा कीपैड लगा हुआ है तो वो इंटेंशनली ही लगा होता है, बिना वजह नहीं लगा होता है, ठीक है। या फिर कीपैड के ऊपर अगर कोई लेयर है वैसा जिससे लगता है कि आपका जो है वहां पर लॉगिंग डिटेल्स जो है वो स्कैन किया जा सकता है या लिया जा सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। रैंसमवेयर में अटैकिंग कैसे होता है, तो अटैक करने के लिए जो तरीका है वो वही कॉमन तरीका है, फिशिंग, है ना। और फिशिंग में क्या होता था कि ईमेल्स या एसएमएस भेजे जाते थे जिसमें लिंक भेजा जाता है, और उस लिंक के शिकार हम हो जाते हैं और अपना डिटेल हम गलती से दे देते हैं, कई बार जाने अनजाने, और उसके बाद उस लिंक के मदद से जो भी आप डिटेल देते हो उसका इस्तेमाल जो है रैंसमवेयर अटैकर्स करते हैं। बाद में आपको क्लेम करते हैं कॉल करके कि हमको पैसा दो, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तभी हम आपके अकाउंट को आपको वापस करेंगे या आपके पैसे वापस करेंगे। तो समटाइम्स द विक्टिम गेट्स अ फेक कॉल क्लेमिंग टू बी फ्रॉम अ बिग
corporation and it asks the victim to visit a website that will be fake, है ना, and the victim visits the website and thus the hacker gains access to the victim's system. तो ध्यान रखिए, कोई भी अननोन वेबसाइट, अननोन लिंक को एक्सेस नहीं कीजिए। स्पेशली हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे अनाउंसमेंट आपको आते रहते हैं, जो कि आपको ना तो उसको क्लिक करना चाहिए, ना ही आपको किसी को शेयर करना चाहिए। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा अवेयर जरूर हो जाइए, है ना। और रैंसमवेयर का टारगेट जो होता है, ऐसा नहीं कि कोई केवल कोई इंडिविजुअल ही होता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल अकेले आपके साथ होता है, ये दुनिया में बहुत सारे तरह के लोगों के साथ होता है ना। रैंसमवेयर से बचने का क्या क्या उपाय है, तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए, एंटीवायरस जरूर यूज कीजिए, बैकअप फाइल्स बहुत जरूरी है। आप हमेशा जो इंपॉर्टेंट फाइल्स उनका बैकअप निकाल कर अलग किसी ड्राइव में रखिए या कोई एक्सटर्नल डिवाइस में रखिए, और फिशिंग स्कैम से जरूर बचिए, ठीक है। और सिस्टम को टाइम टू टाइम रेगुलरली स्कैन कीजिए। ये साइबर क्राइम जो इंडिया में रिपोर्ट हुए थे 2013 से लेकर 2020 तक, वो उसका एक छोटा सा डेटा है, और आप देखेंगे कि साल दर साल ये साइबर क्राइम किस तेजी से बढ़े हैं, है ना। 2021 का डेटा अभी हमारे पास आया नहीं है, फाइनल जब 2021 का डेटा आएगा तो आप गूगल करके उसको भी देखिएगा, तो आप देखिएगा कि 50,000 से ज्यादा साइबर क्राइम जो है अभी तक रिपोर्ट हो चुका है, और इसके ऊपर भी होगा जो बहुत सारा रिपोर्ट नहीं होता। ये वो डिटेल है जो रिपोर्टेड है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो चुके हैं, साइबर क्राइम्स, जो रिपोर्टेड नहीं होते। आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आपका बैंक से पैसा निकल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप पुलिस केस करते ही हो। तो जितने FIRs हुए, ये FIRs के नंबर्स हैं जो कि रिपोर्टेड है, और इससे कहीं ज्यादा डेटा जो है ऑलरेडी आपका होता रहता है। 2021 में भी होगा। और ये समय समय की बात है कि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा, हम जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे, तो साइबर क्राइम की संख्या भी उसी तरीके से तेजी से बढ़ेगी। शर्त ये है कि हमको अवेयर होना होगा, हमको इन सब चीजों के बारे में जानना होगा, सेफ इंटरनेट यूजेस के बारे में जानना होगा कि हम कैसे इंटरनेट को यूज करें, है ना। हमारे बच्चे हमारे इंटरनेट को कैसे यूज करें, हमारे घर वाले हमारे इंटरनेट का कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस आपको होना जरूरी है, आपके घर वालों को होना जरूरी है, आपके बच्चों को होना जरूरी है। एंड द मोटो ऑफ दिस सेशन वाज आल्सो टू अवेयर यू ऑल कि आप जो है सेफ इंटरनेट यूजेस करें, ताकि किसी भी धोखे में, किसी भी फ्रॉड में आप ना फंसे। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके।